गाइस, तो स्क्रीन पे देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कॉलगेट पामोलिव, जो कि वर्ल्ड वाइड और खासकर इंडिया की बात की जाए तो हमेशा से ही डेंटल केयर में मार्केट लीडर रहे हैं। और अगर खासकर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमें एक पॉपुलेशन का एडवांटेज मिल जाता है, और ये एक ब्रांड है तो ब्रांड के पास ऑफ कोर्स प्राइसिंग पावर होती है, तो ये जब चाहे अपने प्राइसिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंपनी को तो सोचना ही नहीं है, और ये कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में इतना ज़्यादा ग्रो की है कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि वाह। बहुत बड़ा फैक्टर है ये किसी भी ब्रांड के साथ जो एसोसिएट होता है। अ, अगर हम कोलगेट के फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो अपने आप में इसकी ग्रोथ स्टोरी एक बताती है अपने आप में जो अमेजिंग है। हालांकि ये अभी एक मिड कैप है, बट इसे लार्ज कैप बनते देर नहीं लगेगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो सकता है आपको ज़्यादा लग सकता है, 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बट जब हम किसी एक ब्रांड और एक बड़ी कंपनी की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ एक हमें सर्टेन प्रीमियम पे करना पड़ जाता है। हालांकि ये इंडस्ट्री के पीई से काफ़ी सस्ते पे मिल रहा है, तो आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात की जाए तो 51% है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 25 है। ये एक ब्रांड है तो ऑफ कोर्स बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ही ट्रेड करेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 67.4% है। मतलब जितना कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसकी इफिशियंसी 67.4% है। मतलब सोचिए इस कंपनी की मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। उसके बाद कॉन्स की बात की जाए तो स्टॉक तो बुक वैल्यू से ऊपर, ऑफ कोर्स ये कोई भी ब्रांड आप किसी भी अच्छे कंपनी में जाके देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है, ये मुझे लग नहीं रहा है, बट आगे जाके देखते हैं। उसके बाद अगर प्रोज की बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे प्रोज है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो पिछले क्वार्टर से अगले क्वार्टर को कंपेयर करते हैं, तो मार्च 2018 का क्वार्टर देखिए, उसके बाद आप मार्च 2019 का क्वार्टर देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। उसके बाद फिर अगर हम मार्च 2020 की बात की जाए तो हम सबको पता है यहाँ पे पेंडेमिक आ गया था, तो ऑफकोर्स सेल्स भी इफेक्ट होंगे ही यहाँ पे, बट कोई नहीं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो आप सब देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो देखिए कंपनी 32-30% के मार्जिन पे काम करती है, वाह। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं ये इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज होने का तो नाम ही नहीं है। उसके अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप बीएससी की वेबसाइट पर या फिर डायरेक्ट भी जाकर के आप देख सकते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं तो यहाँ पे डीपली एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आप भी चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप परफेक्ट आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। उसके बाद अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट की बात की जाए तो 2019 से इनका सेल्स 1694 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते अभी जाके 4629 करोड़ हो गया है। तो आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है सेल्स में। उसके बाद कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात की जाए तो लगातार ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी किसी भी ईयर उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनी में। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ की बात की जाए तो भी अभी सबसे ज़्यादा है, तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स हैं, हाईएस्ट एवर इसके एनुअल रिजल्ट्स हैं, तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए। उसके बाद अगर हम रिजर्व्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स का रिजर्व्स देखिए, प्रोमोटर का पैसा पिछले 10 साल में 8 गुना हो गया है, 200 करोड़ से 1600 करोड़, वाह। उसके बाद अगर हम बोरोइंग्स की बात की जाए तो ये एक डेट फ्री कंपनी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी को लोन लेने की आदत नहीं है, और जिस भी कंपनी को लोन लेने की ज़्यादा आदत नहीं होता, हालांकि एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत होती है, बट जिस भी कंपनी को ज़्यादा लोन लेने की आदत नहीं होती आप उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 99 करोड़ का इनके पास अभी बोरोइंग्स है, बट वो भी आई थिंक इन्होंने अपने फिक्स एसेट्स को बढ़ाने के लिए या उन्होंने कहीं इन्वेस्ट ही किया होगा। देख लेते हैं कहाँ इन्होंने लाइबिलिटीज कंपनी के पास अभी हैं। ओके, उसके बाद अगर हम कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी के पास पूरा पूरा पैसा आ रहा है, जितना भी कंपनी कमा रही है वो पूरा पूरा कैश फ्लो के रूप में। देखिए आप यहाँ पे हमारा ये नेट प्रॉफिट हुआ 925 करोड़, और यहाँ पे कंपनी के पास पूरा पैसा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, बट कंपनी के पास लगभग पैसा आ रहा है कैश के रूप में, ठीक है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो देख ही रहे हैं आप, इसका अमेजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर का थोड़ा ज़्यादा होता है, बट फिर भी यहाँ पे आप दूसरे इसके पीयर से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ग्रोथ स्टोरी अमेजिंग है इसकी। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात की जाए तो पूरी इंटैक्ट है, प्रोमोटर्स ने अपना एक शेयर भी नहीं बेचा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रोमोटर को कंपनी में कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात की जाए तो एफआईआईज के पास इसका 16.90% शेयर होल्डिंग है, डीआईआईज के पास 10.02%। मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इतने ज़्यादा शेयर्स हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के पास भी है इसकी शेयर होल्डिंग्स। पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो 20% के आसपास इसकी शेयर होल्डिंग है। मतलब 20% वीक हैंड्स में कह सकते हैं कि उसमें भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं। अगर आप इसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करना चाहें तो मैंने तो मूडीज पे चेक करा था। हाँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं AA3 रेटिंग्स इसको मिली हुई कंपनी को, मतलब स्टेबल है। हालांकि क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो जो कंपनीज अपना डिवेंचर्स इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, उस हिसाब से होती है। बट आप उसकी क्रेडिबिलिटी वहां से चेक कर सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा क्रेडिबल है, कितनी ज्यादा भरोसे के लायक है। उसके बाद अगर आप कंपनी के प्लानिंग्स, उनकी मैनेजमेंट का क्या आगे फोकस है, उसके बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या आगे कंपनी सोच रही है, कैसे ग्रो करना है कंपनी को। ये सारे चीज आप जाके बीएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। हालांकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ब्रांड, और ये कैसे ग्रो करे, ब्रांड्स को ग्रो करना आता है उनके एडवर्टीजमेंट से, उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, उनको अपना सेल्स करना आता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात की जाए इसके टेक्निकल की, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम कहाँ किस प्राइस पे एंटर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर हम कंपनी ज़्यादा महंगे पे तो नहीं खरीद रहे हैं, हालांकि वो हमने पी रेशियो की बात कर ली है पहले, कंपनी ऑलरेडी सस्ते पे है, बट फिर भी एक एंट्री प्राइस तो डिसाइड करना ही होता है हमें। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंपनी ने, देखिए, शेयर प्राइस ने यहाँ आके एक रेजिस्टेंस बनाया, इसको तोड़ के ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एक फेस करने को मिला, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर कंपनी नीचे आ गई, मतलब शेयर प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद फिर शेयर प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आ गया। उसके बाद तो यहाँ पे हम जान ही रहे कि पेंडेमिक आ गया था। उसके बाद फिर शेयर प्राइस ने ऊपर की दौड़ लगाई, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पहले कंपनी के लिए, स्टॉक प्राइस के लिए। उसके बाद फिर स्टॉक प्राइस ने फिर दौड़ लगाई, धीरे 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 जाके इसको तोड़ा, फिर नीचे नीचे एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा इसको मिल रहा था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, फिर तब से वहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जो पहले सपोर्ट होता है वही बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, उसे एक हम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट कह सकते हैं वो उस लाइन को। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट जोन है। उसके बावजूद यहाँ पे एक ये 200 डे मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस यहीं पे मूव कर रहा है, मार्केट तो खुल चुका है, चलिए बढ़ना शुरू कर दिया। तो अभी यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो यहाँ से ये नीचे आने के चांसेस तो बहुत कम है। हालांकि वो नीचे आ भी जाता है तो भी इसको फाइनली ऊपर ही जाना है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ फेस करने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि ये 10 15 20 दिन या महीने दिन में यहाँ तक तो ये पहुंच ही जाना है। आपको एक शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 7.34% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो भी आपको यहाँ पे इस प्राइस पे एंटर करना बहुत, क्योंकि बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, सपोर्ट पे एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रही है। तो कोई, मैं तो कहता हूँ कोई भी कंपनी आपको 200 डे मूविंग, अच्छी कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिलती है, उससे नीचे मिलती है तो आप उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसको लॉन्ग रन में ऊपर ही जाना है। अगर ये एक बार इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने को मिल सकता है थोड़ा सा, फिर यहाँ पे फेस करने को मिल जाएगा इसको रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है कंपनी, क्योंकि बहुत टाइम इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, अगर इसको तोड़ती है तो एक अच्छा खासा अप मूव 10 12 15 20% का हमें अप मूव देखने को यहाँ से मिल जाता है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि ये शेयर तो आपको होना ही होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो आप बाकी अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करें। मेरा आपको एजुकेट करना पर्पस है। मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके इसमें इन्वेस्ट ही कर लो, बट स्टिल
ये एक बेस्ट एफएमसीजी शेयर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। और मैं तो कहूँगा अपने पोर्टफोलियो में आप किसी भी कंपनी में 8 या 10% से ज़्यादा आप ना लगाएं, और किसी भी सेक्टर की बात की जाए तो 25% से ज़्यादा ना लगाएं, ताकि शेयर मार्केट में साइक्लिकल मूवमेंट होती है, तो कभी हमेशा एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है। जब जैसे कि अभी हम देख ही सकते हैं कि हमारा मेटल सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, शुगर सेक्टर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर की अभी हवा टाइट है, तो कह सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कभी। गुड बाय।